नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक और दिन, एक और बवाल। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव से पहले रोज कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है, जिसमें एक तरफ ये बोला जाता है कि ये राजनीति है और दूसरी तरफ छवि पर चोट लगने का एक प्रयास या एक वजह बनती जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बना करके प्रस्तुत किया। न केवल दिल्ली में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर उनकी पूरी राजनीतिक मुहिम एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक मूवमेंट से निकली। लेकिन लगातार पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता, उन्हीं के विधायक और उन्हीं के नेता करप्शन में या घोटाले में लिप्त पाए जा रहे हैं। जो ताजा मामला है वो एक दावा है दिल्ली बीजेपी का, जिसमें उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी करके ये बोला है कि एक और नेता करप्शन में लिप्त पाया गया। हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही बता दें कि ये दिल्ली बीजेपी का दावा है। एनडीटीवी, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंटली हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यह दावा है बीजेपी की तरफ से रिलीज किया हुआ। अब जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं राजनीति का जो खेला है वो जितना वास्तविकता से ताल्लुक रखता है उतना ही छवि पर भी ताल्लुक रखता है, छवि पर भी निर्भर है। तो आपकी छवि कैसी बन रही है और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके चलते ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, क्या एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी की कि ये कट्टर ईमानदार नहीं है। आइए एक एक करके आपको बताएं कि बीजेपी का दावा क्या है। तो दिल्ली में बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। संबित पात्रा का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। मुकेश गोयल ने जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए मांगे। इस वसूली के स्क्रिप्ट राइटर अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल के करीबी पैसे मांग रहे हैं। केजरीवाल ने राइट हैंड है मुकेश गोयल। आम आदमी पार्टी ठगों की महाठग पार्टी है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने टिकट बेचे हैं। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया हुआ है। अब मुकेश गोयल जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी उन्होंने भी अपना एक दावा किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उनका यह कहना है कि ये वीडियो एडिट किया गया है, बीजेपी की ओर से जारी किया हुआ ये वीडियो। संबित पात्रा के खिलाफ मैं केस करूंगा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है इसलिए ऐसे आरोप आ रहे हैं। हार देखकर बीजेपी अपना अनाप शनाप आरोप लगा रही है। किसी भी एजेंसी से जांच के लिए मैं तैयार हूं, ये दावा किया है मुकेश गोयल ने, जिनके ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। फिर एक बार दोहरा दें, ये दिल्ली बीजेपी के तरफ से जारी किया हुआ स्टिंग ऑपरेशन है। एनडीटीवी आधिकारिक रूप से या इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई नहीं करता, इसकी पुष्टि नहीं करता। तो सवाल इंडिया का में आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का एक और दावा, बीजेपी ने जारी किया है एक और स्टिंग। आम आदमी पार्टी के नेता पर लगाया है भ्रष्टाचार का आरोप। क्या आम आदमी पार्टी की छवि पर पड़ेगी चोट? यह बड़ा सवाल है जो कि हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं इस बहस में जुड़ने वाले हमारे तमाम मेहमानों का। आरती मेहरा पूर्व महापौर रह चुकी हैं और नेता हैं दिल्ली बीजेपी की, आपका बहुत बहुत स्वागत। संजीव कौशिक, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। परविंदर सिंह सेठी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों के विचार जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। और मुदित अग्रवाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं अपने दर्शकों को ये एक बार फिर से बता दूं कि हमारे पास आधिकारिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग हैं, लेकिन हमने आम आदमी पार्टी से भी उनका प्रवक्ता, ताकि वो प्रतिनिधित्व कर सकें इस डिबेट में, हमने उनसे गुजारिश की कि वो भेजें और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फेयरनेस ये बोलता है कि एक डिबेट तभी हो सकती है जब सारे पक्ष रख दिए जाएं। तो क्योंकि सेठी जी एक पक्ष लेते हैं और कौशिक जी भी एक संभवतः एक पक्ष लेंगे, तो हम ये बैलेंस डिबेट कर पाएंगे। लेकिन मैं ये राइडर पहले ही बता दूं कि हमने अप्रोच किया आम आदमी पार्टी को, उन्होंने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा है। आरती मेहरा, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक सवाल जो पूछा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के ये जो नेता हैं गोयल,
उनकी तरफ से। मुकेश गोयल का कहना है कि एडिट करके वीडियो आप रिलीज कर दीजिए और जो मन में आए वो बोल दीजिए, ऐसे थोड़ी चलता है। वो तो कह रहे हैं आपके खिलाफ वो केस करेंगे, जांच के लिए तैयार हैं वो। महाभ्रष्ट पार्टी बन गई है। आप एक के बाद एक इनके रंगे हाथ पकड़ने के वीडियो, अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। मैं बहुत समय से, लगभग मैं 17-18 सालों से लगातार जानती हूँ मुकेश गोयल जी को, और पहले कांग्रेस में थे, अब ये आम आदमी पार्टी में है। और किस तरह से व्यापार की तरह ये करते हैं, जो सेवा का काम, जो सेवा की बात, एक मिशन की बात, एक मिशन लेके चलने वाली ये पार्टी, व्यवस्था को बदल के रख देने वाली ये पार्टी आज इस तरह से डूबी है। अखंड पूरी तरह से हर चीज में, बिजली में घोटाला, पानी में घोटाला, पानी के टैंकरों में घोटाला, स्वास्थ्य के नाम में धूल झोंक रहे हैं, बसों में घोटाला, प्रदूषण में तो लिमिट कर दी। संकेत जी, मैंने पहले भी आपको आंकड़े दिए थे कि जहां पे सिर्फ 995 किसानों का फायदा हुआ, जहां पे इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए, लगभग 24 करोड़ रुपए। और ये सब आरटीआई की मेरे पास एक एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे जूम करके भी दिखा सकती हूँ। और उसपे इन्होंने जो एक्चुअल 995 लोगों को फायदा हुआ, 24 करोड़ का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, और जो घोल था उस घोल में कुल खर्च आया लगभग 36 लाख रुपया। आज जो हमारी सीएजी की रिपोर्ट है, दिल्ली पे बहुत सारे आरोप है। 22 बार दिल्ली जल बोर्ड से मांगने के बावजूद उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी। इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट मांगी ट्रांसपोर्ट के विषय में, वहां पे भी नहीं दी, वहां पे भी घोटाला 50,000 करोड़ से ऊपर का है। पानी में जो घाटा है दिल्ली जल बोर्ड का, वो 58,000 करोड़ का है। तो ये जो लोग हैं, ये पूरी तरह से यहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, पंजाब में लगाते हैं, पंजाब से पैसा इकट्ठा करते हैं। आज पंजाब के कई 100 पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले इन लोगों के और इन लोगों के साथ लगे हुए हैं। तो इतना ये मिसयूज कर रहे हैं पावर का। टिकटें बेच रहे हैं सर, यहाँ 3-3 करोड़ रुपए का रेट लगा रखा है। ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम सारी जीत रहे हैं और हमारा तो, लेकिन इतने शर्म की बात है कि इनकी आज ही मैं ज्वाइनिंग करवा के आई हूं। आम आदमी पार्टी के अच्छे स्तर के लोगों की मैं ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में करा के आई हूं, और वो खुल के हमारे मंच से बोल रहे हैं कि किस तरह से करप्शन है। ये लोग सिर्फ नोट, ये जो बात कर रहे थे ना, लक्ष्मी जी को छाप दो, तो ये लक्ष्मी जी इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। और किसी तरह से इनका किसी प्रकार से देश के प्रति, दिल्ली के प्रति, दिल्ली में यमुना वैसी की वैसी गंदी और मैली है, और किसी काम में भी ये सफल नहीं हो पाए। मुकेश जी तो बहुत धुरंधर नेता है, पुराने खलीफा है, मैं बहुत अंदर तक जानती हूँ। ये केस करें, ये खुद फंसेंगे। आज अपने इनके तो आपका ये कहना है कि ये नहीं, देखिए ये मना कर दिया, केस बाय केस बेसिस के हिसाब से तो कार्रवाई होती है कि उनका क्या इतिहास रहा है, आप कैसे आप जानती हैं, इस हिसाब से तो अदालती कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं परविंदर सिंह सेठी जी जानती हूँ, मैं नहीं बिल्कुल आप जानती होंगी, लेकिन देखिए क्या इस केस में वो भी अपनी दलील पेश कर लें, आप भी अपनी दलील पेश कर लें, और अदालत तय कर लेगी क्या हो। लेकिन राजनीति खेल छवि का है। करेगी जैसे सत्येंद्र जैन का। परविंदर सिंह सेठी जी आरती जी वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा आपके पास। परविंदर सिंह सेठी जी, आप मुझे ये बताइए कि एक तो होती है वास्तविकता। आपने आम आदमी पार्टी, और जब मैं आप कहता हूं मतलब आम आदमी पार्टी ने अपनी छवि इस तरीके से प्रस्तुत की है कि आप कट्टर ईमानदार हैं। एक तो कट्टर शब्द जो है ना, वो बड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, उसको किसी अच्छी चीज के साथ जोड़ के, ये तो मैं पहली बार मुझे अटपटा लगा। लेकिन बहरहाल कट्टर ईमानदार पार्टी के ऊपर जब इस तरीके के आरोप बार बार लगते रहे, आपके विधायक के घर के अंदर से एंटी करप्शन वाले लोगों को उठा रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, उसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन,
आपको लगता है ये छवि पर चोट है? राजनीति छवि का खेल है, परसेप्शन का खेल। देखिए, जिसकी छवि होगी ना उसी को डैमेज करने का प्रयास करा जाएगा। जिसकी छवि ही नहीं होगी, सारी पार्टियां ये कहती हैं कि आम आदमी पार्टी की एक छवि है कि वो ईमानदार पार्टी है, उस ईमानदारी को डैमेज करने का प्रयास, ये एक यंग पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कट्टर शब्द लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन किसी माहौल पे लगा दिया गया होगा। लेकिन मैं जहां तक आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे को टिकट खरीदनी है या बेचनी है, तो दोनों में डील होती है, दोनों क्लियर है, पैसे आपके तय हो जाते हैं, लेने वाला भी तैयार है, देने वाला भी तैयार है, उसके बाद भी आपको टिकट नहीं मिलती। इसका मतलब एक आम आदमी पार्टी वहां एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर पैसे देने के बाद भी टिकट नहीं मिलती। इनके यहाँ तो डील हो जाती है, चुपचाप पैसे ले लेते हैं और टिकटें दे देते हैं और वो पैसा इकट्ठा करते हैं। अभी इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी सुनाई, उसके बाद इन्होंने कहा अभी अभी मैं आम आदमी के नेताओं को ज्वाइन करा के लाई। अब आप आम आदमी के लोगों के पीछे पड़े हैं उनको तोड़ने के लिए, चाहे उनको पैसे के। जी, ये ऑडियो वीडियो चला गया, जरा वापस आएंगे। पर मुदित अग्रवाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं? जी, वास्तविकता बनाम सच्चाई, माफ कीजिएगा, वास्तविकता बनाम छवि, सच्चाई बनाम छवि, ये आपको लगता है कि ये जंग अब आम आदमी पार्टी को अब लड़नी पड़ेगी? क्योंकि ये बहुत रिपीटेड तरीके से हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। नहीं, रिपीटेड तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पार्टी तो करती बेईमानों की पार्टी है। देखिए, केजरीवाल जी पहले क्या कहते थे, आज कहते थे जमीन आसमान का फर्क है। जिस पे आरोप लगे उसको रिजाइन कर देना चाहिए। इनके यहाँ किसने रिजाइन किया? सत्येंद्र शर्मा जी जेल में है, कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई, तब भी मिनिस्टर बने बैठे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने रिजाइन नहीं किया। तो भाई जो ये कहते थे उस पर आज तक इन्होंने कौन सी बात पे अमल किया है? देखिए, अगर इनका आपको इतिहास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आगे क्या करें। जो आदमी हमेशा गलत बयानी करता रहा है उससे आप सच्चाई की उम्मीद क्या रखें? अगर इनमें हिम्मत होती तो आप पार्टी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भेजते ना। ये सो कॉल्ड पत्रकार और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को लाते हैं और होते वो आप पार्टी के हैं लेकिन लिखते हैं इंडिपेंडेंट। वो क्यों करते हैं? जनता को गुमराह करने के लिए करते हैं। तो इससे नीयत पता चलती है आप पार्टी की। अरे भेजे ना अपना प्रवक्ता, हिम्मत हो तो। किसी भी करप्शन। अब मुदित जी, इस पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक सेकंड मुदित जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आपने ये बात पूरी एकदम फेयरनेस से मैं बतादूं मुदित जी, कांग्रेस भी यही करती है। कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा मुद्दा आ जाए तो उसमें यह होता है कि हम इस डिबेट में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसको मैं बैठा हूं, बीजेपी तो खैर बैठा हूं आपके सामने। हाँ नहीं, तो ये क्योंकि आपको सूट करता है, ये तो आपको सूट करता है ना। नहीं, कमाल की कर रहे हैं। नहीं संकेत जी, गलत बात मत कीजिए। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। कौन सी डिबेट पे उन्होंने भेजे हैं? जब पीछे परसों पकड़े गए थे पैसे लेते हुए इनके एमएलए जिनके ऊपर आरोप था, तब का भेजा था? वो पत्रकार है या आप सपोर्टेड पत्रकार है? मैं तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछा। आप पार्टी ना भेजे कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी चॉइस है। लेकिन फिर इंडिपेंडेंट पत्रकारों को क्यों भेजते हैं जो होते हैं एक्चुअली आप पार्टी के स्पोक्सपर्सन है? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि नहीं। आप बता दीजिए संकेत जी, आप तो इतने सीनियर एंकर हैं, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब दूसरी बात मुदित जी ये हो रहा है कि ये तो बहुत जरूरी बात है। इसी से पता चलता है कि इनकी पोल खुल गई पूरी। बात परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की है। तो आपको लगता है सच्चाई बनाम छवि की जंग आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? क्योंकि उनका ये कहना है कि आप कीचड़ उछालते रहिए, रियलिटी ये अब ऐसे झूठ मूठ कुछ भी आरोप लगाएंगे तो फिर तो हम लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। आपका जवाब? आप पार्टी वाले कीचड़ उछालने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने पूरी जिंदगी अपनी राजनीतिक की कीचड़ उछालने के अलावा किया क्या है? उन्होंने किस आदमी को छोड़ा है? जब अपने ऊपर बात आई तो अब इनको अब दूसरी चीज नजर आ रही है। देखिए, मैं तो केजरीवाल जी से सिर्फ ये कहता हूं, जो वो पहले कहते थे कि सबको करना चाहिए वो आज खुद करें। ये तो उनकी कथनी करनी में फर्क है ना। देखिए, छवि ये जो पार्टी है ये करप्शन का फाउंटेन हेड है। इसमें कौन सी चीज है जिसमें करप्शन ये नहीं करते? अभी लिकर स्कैम आपने देखा, एजुकेशन स्कैम देखा, जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च दिए गए और किसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपने यहां तक किया कि जो टॉयलेट बने उनको आपने ये दिखा दिया क्लासरूम है। इतना बड़ा करप्शन आप लोगों की जिंदगी के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ कर रहे हैं। तो भाई ये करप्शन का फाउंटेन हेड है। आप दिल्ली जल बोर्ड देख लीजिए, आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए,
क्या क्या बातें सुनने में आती हैं जमीन पे, कि यहां तक कहा जाता है कि जो उनका एमपी टिकट है वो भी हाईएस्ट बिडर को जाता है, यहां तक कहा जाता है जमीन में। जब इतनी डिस्टर्बिंग न्यूज जमीन में आती हैं तो कहीं ना कहीं माफ कीजिए, छवि तो आपकी जनता में खराब है ही, चाहे रिपोर्टर माने या ना माने, एक अलग बात है। जी संजीव कौशिक जी, आपका जवाब। आपने सुन लिया कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। आरती मेहरा जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में पूरी बात बताई। आप अपना स्पष्टीकरण दे दें, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक बहुत तगड़ी चोट है आम आदमी पार्टी की छवि के लिए? संकेत जी, सबसे पहले तो हम इस बात को अंडरलाइन करना चाहेंगे कि हम लोग उस मुद्दे पे बैठे हैं चर्चा करने के लिए जिस स्टिंग ऑपरेशन की संकेत जी, उनकी आवाज रुक गई है, 1 मिनट बात करूं? नहीं, रुकिए, वापस आ जाएगी। रुकिए, देखिए, मुझे फेयरनेस से, ताकि ये पैनल डिस्कशन हो, इस वजह से बराबर सब लोगों को मौका देना जरूरी है। संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? तो आपकी इजाजत में मैंने आपकी इजाजत मांगी है, कीमती संजीव जी को ऑडियो नहीं जा रही। परविंदर जी, आप इस पे जवाब देना चाहें अगर। नहीं, मैं कहना चाहूंगी। एक सेकंड। संकेत जी, आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस पार्टी को तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। इनके बड़े बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे गुलाम नबी यादव या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। इनका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जहां तक स्टिंग ऑपरेशन की बात है, कि एक पार्टी को, एक जो यंग पार्टी है, जो नई पार्टी है, जो अपना अस्तित्व बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो उसके अंदर इतनी घबराहट और बौखलाहट है कि गुजरात के चुनाव के अंदर वो इतनी घबरा गई, और वो घबराहट में उन्होंने एमसीडी चुनाव जो कराने के लिए तैयार नहीं थे, वो एमसीडी चुनाव अनाउंस कर दिए कि इनकी जो ताकत है वो पट जाए। ये इनकी बौखलाहट और घबराहट नजर आती है। और इनको जो हमारी छवि है एक आम आदमी की सच्ची और ईमानदार छवि को, उसको डैमेज करने के लिए रोज इनके प्रवक्ता नई से नई चीजें लाती हैं। मुकेश गोयल जी ने स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है कि मैं डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा, ये फर्जी वीडियो है, नकली वीडियो है, इसके ऊपर हमारी छवि को खराब करने के लिए ये वीडियो डाला गया। इससे पहले भी कोई व्यक्ति कहता जी मुझसे पैसे मांगे गए, लेकिन कहीं पे कुछ प्रूफ नहीं है, और पैसे देने के बावजूद भी संकेत जी, तो आरती मेहरा का जवाब। आरती मेहरा जी, आपका जवाब। संकेत जी, सबसे पहली बात तो मुकेश गोयल ने ये कहा है कि ये पार्शल है, ये तो उन्होंने ये तो माना कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो है, और फिर वो जांच का विषय है। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि अगर ये पाक साफ है तो इनके सौरभ भारद्वाज जी, इनकी जो बड़े बड़े इनके स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो क्यों नहीं आते? ये ठीक वैसे ही है स्ट्रेटेजी कि ऐसे में बोल दो कि भाई इनका पर्सनल, कल को कोई बात हो तो पलविंदर जी का पर्सनल व्यू है। दूसरी बात, इसी तरह से वो सरकार भी चलाते हैं। मुख्यमंत्री वो है, डिपार्टमेंट एक भी नहीं है उनके पास, जिम्मेदारी एक भी नहीं है, फाइल एक भी नहीं साइन करते। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होता है? ये अपना चलाते हैं, अपने तरीके से कराते हैं, लेकिन करवाते हैं मनीष सिसोदिया जी से, करवाते हैं गोपाल राय जी से, करवाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से। तो इनका जो है कि बाद में मेरा ना कहीं साइन होगा ना मेरा कहीं होगा। शराब घोटाले में इतनी बैठकों में ये स्वयं आए हैं, जो व्यापारी हैं उन्होंने टेलीविजन पे आके और जांच एजेंसियों को बताया है कि वो कहां पे कौन कौन से होटल में इनसे आके मिले और किस किस तरह की डील हुई है। सुकेश के मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। तो ये राजनीति नहीं है, ये एक सच्चाई है जो उनके माथे पे चिपकती जा रही है, और आम आदमी दिल्ली का पूरी तरह से गुमराह और इनसे चीटेड महसूस करता हुआ उसकी आंखें खुल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी पुनः निगम में दमखम से आएगी। और परविंदर जी, लिख के रख लीजिए, एक साइन आज तक के उस पे आपके केजरीवाल जी ने किया है, आपका खाता नहीं खुलेगा, आपका खाता नहीं खुलेगा। आप गोवा भी गए, आप मध्य प्रदेश भी गए, आप उत्तराखंड भी गए, पंजाब में तो आप हमसे तो भिड़ा ही नहीं है ना। पंजाब में हम तो वैसे ही नहीं थे, डायरेक्ट फाइट पे तो आप कांग्रेस के साथ थे। यहाँ पे आपका खाता नहीं खुलने वाला। आज आप लिख के ले लीजिए कि गुजरात में आपका कुछ नहीं होगा।
आप ये भूल गए हैं कि आप भी कभी 2 सीटों पे थे, आप भी कभी 2 और ये सीटों पे थे। करप्शन आपकी दिखती। और आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने साल लग गए। और हमने हमारी गलतियां नहीं करी परविंदर जी, हम इस तरह से बड़ी बड़ी बातें बोल के सत्ता परिवर्तन ईमानदारी किसी के कंधों पर चढ़ के, और जितने आपके पुराने लोग थे आपने सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बढ़िया बढ़िया लोगों को। हमारे नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लेके आज तक जीरो करप्शन का मामला है। एक भी करप्शन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई और पार्टी लगा पाई? जीरो करप्शन, एक भी मंत्री के ऊपर। लगातार हम भी पिछले 8 साल में सेंटर की सरकार चला रहे हैं, एक करप्शन का मामला बता दीजिए। आप लोगों के तो हर रोज खुलते हैं, हर रोज एजेंसीज, फिर आप कह देते हैं कि एजेंसीज हमारी करवाई हुई है। ये देश की संवैधानिक एजेंसीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है। इनमें विश्वास रखिए, इनमें विश्वास रखिए। सच्चाई ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब सुन लीजिए ना, आप चुप तो करते नहीं है। अब मेरे को भी बोलने का मौका दीजिए ना। जो स्टिंग ऑपरेशन एक सेकेंड, अगर आप इजाजत दें, संजीव जी ने अभी तक अपनी बात नहीं रखी, बेचारे उनका ऑडियो वीडियो डिप हो गया। संजीव जी आप अपनी बात रख दें, सेठी जी उसके बाद आप आ जाइएगा। संकेत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम ये बात न भूलें कि हम एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बैठ के चर्चा कर रहे हैं जिसकी आधिकारिक पुष्टि ना आप कर रहे हैं, न कोई और इसकी जिम्मेवारी। हम कैसे कर सकते हैं? तो बीजेपी ने जारी किया है, ये इसीलिए मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पार्टी के अगेंस्ट में स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया है। इसकी सत्यता की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इनकी ये पुरानी आदत रही है। शुरुआती दौर से ही आप देखेंगे कि जिस तरह से शराब घोटाले की बात करी, आबकारी घोटाले में भी इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन लेके आई है, आज एक फिर लेके आए। ये एक चरित्र बन गया है कि हर इलेक्शन के समय इस तरह से ये शगुफे छोड़ते हैं और उस पर बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं। चरित्र हनन के अलावा कुछ करना ये नहीं जानते हैं। दूसरी बात, यदि इस तरह की कोई बात है, यदि इस तरह की कोई स्टिंग ऑपरेशन ये करवा रहे हैं, तो ये सीरीज निकाल के लगातार आम आदमी पार्टी को जो घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता इस बात को मानेगी और इसी बात पे वोट करेगी? क्या बेहतर होता कि वो ये बताते कि पिछले 15 सालों में इन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। कूड़ों का पहाड़ दिया है, दिल्ली को भ्रष्ट बना दिया है। एमसीडी में जिस तरह से इन्होंने काम किया है वो सारे लोग देख रहे हैं। डर इस बात का है कि एक तरफ गुजरात दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एमसीडी के चुनाव दिल्ली में दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में फंसी हुई आम आदमी पार्टी के बीच में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी, इसे कुछ सूझ नहीं रहा है। रोजाना बैठ के कोई काम नहीं है। सुबह में एक स्टिंग ऑपरेशन लाना है, लोगों के बीच में रख देना है, उस पर चर्चा करना है, दिन भर चर्चा चलती रहेगी। और लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग इस पे क्यों नहीं रहे हैं। सवाल ढेले भर अहमियत नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी आपके इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोग यदि बैठ के इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आप फर्जी स्टिंग ऑपरेशन लाते हैं और उस पर चर्चा करना मजबूरी हो जाती है। दूसरी बात, यदि ये गुजरात में बेहतर काम किया, 27 सालों में ये बताते हैं कि वहां लोगों को बहुत बेहतर जीवन यापन करने का सारे सिस्टम वहां पे मैंने पैदा कर दिया। अरे साहब, 27 साल में 27 उपलब्धियां कम से कम होती तो उस 27 उपलब्धियों के सहारे इलेक्शन लड़ने की बात करते आपने। गुजरात के लोगों ने बहुत मेहनत करके गुजरात को गुजरात बनाया था। आपने मोरबी दिया, वहां पे आपने शराब घोटाले में या शराब के सेवन से लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, ये दिया आपने। गुजरात के शिक्षा को आपने भ्रष्टाचार के पॉकेट्स में डुबा दिया आपने, स्वास्थ्य को वहां के खराब कर दिया आपने। इसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। ये रोजाना एक नए स्टिंग ऑपरेशन लाएंगे और इस तरह से यहाँ पैसे ले लिया। अरे किसी ने किसी को पैसे दिए, ये कहाँ से आपने लाए, कौन ऑथेंटिकेशन है, इसके आधार पर अब ठीक है, जाइए केस कीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, सीबीआई को दीजिए, सीबीआई इसके बारे में जांच करेगी। ये कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसके ये थूक फेंकेंगे इलेक्शन के समय और फरार हो जाएंगे यहाँ से। 2 दिन चर्चा चलेगी। इनको लगता है कि इसी तरह से आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्लोजिंग कमेंट्स ले लें जरा मुदित जी और उसके बाद फिर आरती मेहरा जी। मुदित जी पहले आप। ये आप पार्टी के अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहे हैं, मेरी तो बात ही नहीं समझ में आ रही। जो स्टिंग के मास्टर केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि सबका स्टिंग करो, हमारे पास भेजो, हम कार्रवाई करेंगे, आज ये कह रहे स्टिंगिंग को कोई नहीं मानना चाहिए। तो भैया ये हो क्या रहा है इस पार्टी में? स्टिंग के मास्टर आज कह रहे हैं हमें स्टिंग पे भरोसा नहीं है। अरे ये देखो, आपके इतने लोग स्टिंग में पकड़े क्यों जाते हैं भाई? कहीं ना कहीं ये अजीब बात है। जब लिकर स्कैम में पकड़े गए थे इनके जो स्टिंग के माफिया थे, उसके बारे में मनीष सिसोदिया जी कहते हैं पता नहीं किस किस को पकड़ लेते हैं, किस किस का स्टिंग कर लेते हैं।
अरे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार साहब, कम से कम इंडिपेंडेंट तो रहिए। किसी सरकार की चाटुकारिता तो मत कीजिए। आप देश के प्रति लॉयल रहिए, आप सरकारों के प्रति लॉयल होते हैं। चाटुकारा नहीं करनी चाहिए पत्रकारों को इंडिपेंडेंट अपना व्यू रखना चाहिए। मुदित जी, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, किसी पर इस तरीके की पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। गलत बात, ये बड़ा अभद्र हो जाता है, फिर बात वहीं घूम जाएगी। अरे कमाल है, ये एक बात कीजिए, इससे बड़ा धोखा जनता के साथ। अब मुझे राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा, समय बीता जा रहा है। संजीव जी, आपका राइट टू रिप्लाई। मेरा राइट टू रिप्लाई क्योंकि आप पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा है, आप उसका जवाब दे दें, फिर आगे चाहिए। जनता को धोखा देना चाहिए और लिखना चाहिए राजनीतिक विशेषज्ञ, जबकि ये आप पार्टी के राजनीतिक विशेषज्ञ। कम से कम लिख दे राजनीतिक विशेषज्ञ सपोर्टेड बाय आप। अरे भाई, शुरुआत में मैंने बोला, मैंने बहुत क्लियरली अपनी पोजीशन साफ कर दिया। मुदित जी, लिखिए ना, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं आया है, ये राजनीतिक विश्लेषक है और इनका जो ओपिनियन है उसका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ से है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा स्पष्ट में और हो सकता। जनता देखिए, कभी जो लोग बीच में ज्वाइन करते हैं, नीचे लिखा मन के हिसाब से विश्लेषण करें, हम नीचे लिखिए, एक तरफा विश्लेषण मत कीजिए। संजीव जी, आपका राइट टू रिप्लाई है, उसके बाद आरती जी, डिबेट खत्म करनी है मुझे, आगे मत कीजिए। समझ जा रहे हम हमारी अपनी समझ। यहां पर एक सवाल आपसे संजीव जी ये पूछा गया है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती थी कि भाई स्टिंग ऑपरेशन कर लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, हमें दे दो, हम कार्रवाई कर देंगे। आज आप कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन जो है वो फर्जी है। संकेत जी, आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि आप बार आपका लाइए, हमें दीजिए, हम देखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद। संकेत जी, आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, लाइए, हमें दीजिए, हम जांचेंगे, उसके आधार कार्रवाई करेंगे। लेकिन नहीं करती थी कि हम खुद करेंगे और आप एजेंसियां नहीं। संकेत जी, जांच होनी चाहिए, ये बात क्या थी, वो आप लाइए, उसके हम कार्रवाई। संकेत जी, आखिरी कमेंट आरती मेहरा जी, मैं ये कह रही हूँ, ये जो सारी डिबेट इनके रंगे हाथ पकड़े जाने की है, तो जो 33 लाख रुपया कैश जो साले भतीजे और ये सब ले रहे हैं, इनके रंगे हाथों आरोप लगाने वाला भी आम आदमी पार्टी का और आरोपी भी आम आदमी पार्टी का। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि स्टिंग ये स्टिंग वो। मुकेश खुद अपनी स्टेटमेंट में कह रहा है कि स्टिंग तो ठीक है लेकिन एडिट किया हुआ है। अब क्या एडिट किया हुआ है ये जांच एजेंसियां देख लेंगी। सच्चाई ये है कि इतने करप्ट हैं, आप कहीं पे भी आम आदमी पार्टी की व्यापारियों में बात करिए, आप इनके कार्यकर्ताओं में बात करिए, आप गली मोहल्लों में बात करिए, इनके विधायकों की बात करिए, बिल्कुल खत्म हो चला है, डूबे हुए जी। आरती मेहरा, संजीव कौशिक, परविंदर सिंह सेठी और मुदित अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखना होगा कि ये छवि जो अब प्रस्तुत की जा रही है, क्या ये आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको एक न्यूज ब्रेक और उस पर बहस सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अब एक न्यूज ब्रेक का वक्त। महाराष्ट्र में क्या खतरे में है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन। अब इस गठबंधन के चलते शिवसेना उद्धव जो है उनकी पार्टी टूट गई, लेकिन अब क्या एक ऐसी चीज हो गई है भारत जोड़ो यात्रा के बीच में, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने सावरकर पर जो टिप्पणी की उसको लेकर के क्या अब उद्धव ठाकरे भी कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सावरकर पर उद्धव ठाकरे की जो पोजीशन है वो बड़ी साफ है और स्पष्ट है, कांग्रेस की अलग है। ऐसे में क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ेगी शिवसेना उद्धव। शिवसेना उद्धव गुट के कई नेताओं ने इस तरफ इशारा किया है, संकेत दिए हैं। अरविंद सावंत ने यह कहा है कि उद्धव ठाकरे बयान भी दे सकते हैं इस चीज को लेकर के। आइए सुनते हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उनका क्या कहना है। They have a liberty to accuse like this, but the fact remains that the honorable chief of Shiv Sena has already reiterated it yesterday only that we do not agree to the statement made by honorable Rahul Gandhi. We don't believe in that. We feel still we have a highest regard for
the Swatantra Veer Savarkarji. And as far as that is concerned, we have no, we don't agree with the statement made by the Honorable Rahul Gandhi at all. The Honorable Uddhavji may make a statement or may take a press conference. He will make a statement on this. And in the morning, and the Honorable Sanjay Rautji has made a statement about this. We may not continue in the MVA. He has said it like this. That's a serious reaction from the party. What more you want done? वीर सावरकर का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। हमने हमेशा वीर सावरकर जी का विचारधारा को माना है, हिंदुत्व, अखंड हिंदुस्तान, यूनाइटेड हिंदुस्तान को माना है। वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार की जो टिप्पणी की है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और अगर ये कोई भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा नहीं था ना, भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, देश में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है उस बारे में है। लोगों में जागरूकता लाना ये एजेंडा है। वीर सावरकर आने की क्या जरूरत है बीच में? हमने तो कल पूरी तरह से कहा देखिए ये हमें मान्य नहीं है और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है, ये हमने कहा है। उसके बाद आज बहुत से बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ हमारी बातचीत हो गई, हमें वहाँ से भी फ़ोन आ गए, लेकिन हमें मंजूर नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में वीर सावरकर के बारे में लोगों के मन में आदर है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या और पार्टी के लोग जो कर रहे हैं ना, वो तो ढोंग है। वीर सावरकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष नहीं रहे। अगर आप आरएसएस का इतिहास देखें तो हमेशा वो लोगों ने वीर सावरकर के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, तिरस्कार किया है। गोलवलकर गुरुजी के आप इंटरव्यू देखिए, कभी नहीं वीर सावरकर को माने ये लोगों ने, कभी नहीं ये लोग मानते। अचानक राजकीय स्वार्थ के लिए सड़क पर उतर गए हैं। हमको मालूम है वीर सावरकर की विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा स्वीकार की, और पार्टी का जो हिंदुत्व का हमारा जो चेहरा है वो भी वीर सावरकर की विचारधारा के ऊपर ही खड़ा रहा। सुनील सिंह जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। सुनील जी, ऐसा है कि इस चक्कर में तो 2.5 सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए इस गठबंधन के चलते तो सरकार चली गई, राज और शासन सब छिन गया, और अब बात ये हो रही है कि भाई हम गठबंधन से बाहर आ सकते हैं। तो एक पुरानी कहावत जो थी उसका एक नया आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फिट होता है वो ये है कि अब गठबंधन तोड़ होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तोड़ के क्या हासिल कर लेंगे उद्धव गुट? देखिए, बिल्कुल सही कहावत कही है संकेत आपने कि अब अगर वो महाविकास आघाड़ी से उद्धव गुट बाहर भी निकलते हैं, यानी कांग्रेस को बाहर से बाहर भी निकलते हैं, तो भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होना है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि एक बहुत महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वतंत्र वीर सावरकर को मानता है, उनको मानने वाला है, और हम तो कहते हैं कि पूजने तक की स्थिति यहाँ पर है स्वतंत्र वीर सावरकर को। ऐसे में अगर इस बात कर खास करके जो हिंदुत्व के समर्थक है, हिंदुत्ववादी हैं, उनके बीच में सावरकर बहुत लोकप्रिय है। ऐसे में अगर राहुल गांधी बार बार इस तरह का बयान देते रहेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ, और आदित्य ठाकरे जाकर उनसे मिलेंगे, तो मुद्दा तो बनेगा। और यही सी का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी जो है आक्रामक हुई है, एकनाथ शिंदे गुट जो है आक्रामक हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें बैकफुट में जो उद्धव ठाकरे हैं, जिनके लिए कोई राह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो क्या जाए, इधर कुआं है तो उधर खाई है, स्थिति उनकी ये बनी हुई है। इसलिए इस तरह के बयान देना और ये कहना अब उनके लिए मजबूरी हो गया है बहरहाल। लेकिन अभी तक वो साथ में हैं, क्या वाकई में वो महाविकास आघाड़ी से या कांग्रेस के साथ से अलग होंगे, ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि इस समय अगर कोई दुविधा में कोई पार्टी है जो स्थिति सबकी विकट हुई है, वैसे ही वो एकनाथ शिंदे द्वारा बगावत से परेशान है। उसमें भी उन्होंने कहा गया कि बाला साहब के विचारों को नहीं मान रहे थे, इसीलिए एकनाथ शिंदे और उनके लोगों ने बगावत कर दी। हिंदुत्व को नहीं मान रहे थे, इसके लिए उन लोगों ने बगावत कर दी। अब एक सावरकर बचे हैं, अगर सावरकर के भी अगर पक्ष में वो खड़े नहीं होंगे तो फिर शिवसेना के पास बचेगा क्या, ये स्थिति बनी हुई है। लिहाजा शिवसेना की स्थिति नहीं, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता था सुनील जी, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी और मुंबई में भी जो अब अलग अलग चुनाव आएंगे, जरूरी चुनाव होंगे, उसमें ये उद्धव गुट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर ये पोजीशन लेना?
वरना तो आपका ना राज बचेगा, ना शासन बचेगा, ना अस्तित्व। बिल्कुल संकेत, पोजीशन लेना तो बहुत जरूरी है और पोजीशन आप ले भी रहे हैं, लेकिन आप रह रहे हैं साथ में ही, तो ये कौन सी पोजीशन लेने हुई बात हुई, ये लोग देखते हैं। दरअसल आप उसे एक्शन भी लाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कोई एक्शन होंगे, क्योंकि अब बीजेपी से इतनी ज्यादा तलखी बढ़ चुकी है कि अब साथ में आना शिवसेना का, खास करके उद्धव ठाकरे गुट का बहुत नामुमकिन सा है। तो एक दो बार जब हमने बातें की हैं देवेंद्र फडणवीस से रहते हुए, जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात ये अलग बात है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। हाँ, दूसरी बात ये आपने अच्छा ऐड किया, जो है अपनी स्थिति जमीन मजबूत कर रहा है, तो उसको ऐसे अगर बयान कांग्रेस की तरफ से आएंगे और शिवसेना अगर चुप रहेगी और उनके कांग्रेस का साथ देगी, तो स्वाभाविक तौर पर जो है कि एकनाथ शिंदे के जो गुट है उसको ज्यादा मजबूती मिलेगी। मेरा आखिरी सवाल, कुछ न कुछ नाराज भी है एकनाथ शिंदे के गुट के बगावत से, थोड़ी सहानुभूति जो है शिवसेना के प्रति, वो सहानुभूति भी कहीं खत्म होती नजर आएगी। मेरा आखिरी सवाल, देखिए आपने बोला महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर के बहुत भावुक रहते हैं, राजनीतिक रूप से उस पर इस तरीके की पोजीशन जैसी कांग्रेस के राहुल गांधी ले रहे हैं, कांग्रेस के नेता ले रहे हैं, वैसी महाराष्ट्र में नहीं चलती। महाराष्ट्र की राजनीति में उसका ज्यादा मोल नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे आपने क्या पाया, क्योंकि एक बात यह भी बोली जा रही है कि दबे स्वर में ही सही राहुल गांधी को महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं ने ये बोला कि अब ये मत बोल दीजिएगा, फिर भी वो बोल गए। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में वीर सावरकर का एक स्थान और उनके चाहने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए कोई भी पार्टी उनके खिलाफ इस तरह से खुल के बात नहीं करती। यहाँ तक कि कांग्रेस भी भले ही स्वतंत्र वीर सावरकर के योगदान को स्वतंत्रता में नहीं माने, लेकिन वो भी खुलकर इस तरह से बातें नहीं करती, इन मामलों पर चुप्पी साधे रहती है। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है उसके बाद से ये विवाद बढ़ गया है, और यही बात है कि जो बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो जरूर दबी जबान से कह रहे होंगे और समझा रहे होंगे कि ये इस बयान को तुल न दिया जाए, लेकिन ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट जो है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है, तो लिहाजा वो इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। अभी थाने में एक नॉन कॉग्निजेंस यानी कि एनसी भी दर्ज हो गई है राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने वीर सावरकर के खिलाफ जो बयान दिया है, तो ये चाहेंगे कि इस तरह का मुद्दा जिंदा रहे। तो कांग्रेस के लिए भी स्थिति बहुत विकट है, खास करके यहाँ जब वो जमीन मजबूत करना चाह रही है। अभी बीएमसी चुनाव आने वाला है, इसके अलावा राज्य में भी स्थिति उसे मजबूत करनी है, तो ऐसे में उसकी स्थिति और विकट होगी। और साथ में शिवसेना के लिए भी स्थिति थोड़ी सी कसमकस वाली हो गई है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह का बयान देती है, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे जाके उनसे मिलते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका असर जो है शिवसेना के जो समर्थक हैं, जो एक सहानुभूति के तौर पे कहीं कहीं देखते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो गलत हुआ वो भी शायद उनके साथ न रहें, अगर इसी तरह से वीर सावरकर के ऊपर हमला करके रही कांग्रेस। सुनील सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब वो सरकार में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ होगा पॉलिटिकल एक्टिविटी महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर के गठबंधन से जुड़ा हुआ, तो आपके वीकेंड पर आंच आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज, विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ बयान देने पर यह शिकायत दर्ज की गई है। ठाणे नगर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 500, 501 के तहत यह शिकायत दर्ज हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता वंदना सुहास ने की है पुलिस में यह शिकायत। सावरकर को बदनाम करने और स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। राहुल गांधी जी ने 16 नवंबर की हिंगोली में हुए सभा में स्वतंत्रवीर सावरकर, जो अपना देश का सम्मानित स्वतंत्रवीर है, उनके बारे में गलत कहा है, झूठे वक्तव्य उन्होंने की है। उसी के वजह से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए हम लोगों ने ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी ने खनन घोटाले को लेकर लंबी पूछताछ की।
आज अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि जिस तरह केवल गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उससे यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का शासन दूध का धुला है। कल हम यहाँ जांच एजेंसी ईडी के यहाँ गए थे, लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा, क्या जो आरोप आपने लगाया है, क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है? तो उनका कहना है ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा, जब 2 साल का आरोप नहीं है तो 10 साल का भी तो नहीं बोलते हो भाई। हमने उनको आश्वस्त किया है, आप दूध का दूध, पानी का पानी करो। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसका भी विरोध हम लोग करने की ताकत रखते हैं। हमें जात एजेंसियों से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उदाहरण दिख रहा है, जिस तरीके से उनका संदेश बाहर आ रहा है कि पूरा देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के अंदर उनकी कार्रवाई चल रही है, इसका सवाल का जवाब इन एजेंसियों को भी देना चाहिए।